प्रस्तुत है रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी माला दान। प्रातःकाल हल्की हल्की ठंड थी, किंतु दोपहर होते होते हवा थोड़ी गर्म होकर दक्षिण की तरफ से बहने लगी थी। आंगन में बैठे जतिन के सामने बाग में एक ओर कटहल का पेड़ था, दूसरी ओर शिरीष का, और उन दोनों के मध्य में सामने का मैदान साफ नजर आ रहा था। खाली मैदान में फागुन की धूप चारों ओर फैली हुई थी। उस मैदान के एक ओर कच्ची सड़क थी, जिस पर एक खाली बैलगाड़ी धीमी गति से चलती हुई गांव की ओर आ रही थी। गाड़ी चलाने वाला सिर पर अंगोछा लपेटे नींद से भरा हुआ बैठा था। इसी समय पीछे से एक हंसती हुई महिला की आवाज आई, क्यों जतिन, पूर्व जन्म की कोई बात सोच रहे हो क्या? जतिन बोला, क्यों पटल, क्या मैं और कुछ नहीं सोच सकता? क्या पूर्व जन्म ही एक विषय रह गया है सोचने के लिए? अब झूठी बुद्धिमानी दिखाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे इस जन्म की सभी बातें मुझे पता है, उसमें सोचने लायक कुछ नहीं है। ठीक, इतनी आयु हो गई है पर अभी तक एक पत्नी तक घर में लाने की बात नहीं सोच सके। तुमसे अच्छा तो हमारा माली धन्ना ही है, उसकी भी एक पत्नी है। प्रातः सायं उसके साथ लड़ाई करके मोहल्ले भर को बता देता है कि वो भी पत्नी वाला है। तुम जो मैदान की तरफ देखते हुए ऐसा बहाना कर रहे हो, मानो किसी चांद सी सूरत के ध्यान में मग्न हो। ये सारी चतुराइयाँ मैं समझती हूँ, ये तो केवल एक दिखावा है। देखो जनन, प्रत्यक्ष को सबूत की ज़रूरत नहीं होती। हमारा धन्ना माली तो कभी भी जुदाई के बहाने मैदान की ओर इस तरह नहीं देखता। सबसे अधिक वियोग के दिनों में भी मैंने उसे पेड़ पौधों की देखभाल करते हुए देखा है, परंतु उसकी आंखों में ऐसी उदासीनता नहीं देखी। फिर तुम आकाश की ओर टकटकी लगाए किसकी जुदाई पर रोते हुए दिखाई देते हो? तुम मुंह से भले ही ना कहो, परंतु मैं सब समझती हूँ। जतिन हाथ जोड़ते हुए बोला, बस बस रहने दो। तुम जो बताना चाहती हो मैं भली भांति समझ रहा हूँ। तुम्हारा धन्ना तो धन्य है, मैं भी उसके आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करूँगा। कल प्रातःकाल उठते ही जिस लकड़ी बीनने वाली लड़की का चेहरा देखूंगा, उसी के गले में माला डाल दूंगा। तुम्हारे ये ताने मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होते। अपनी बात से पलटना नहीं। पटल ने तर्जनी उसकी छाती की तरफ तानी और बड़ी बड़ी आंखें उसकी आंखों में डाल दी। नहीं पलटूंगा, वचन दो। अरे दिया, तो आओ मेरे साथ। कहाँ? तुम आओ तो सही। पटल ने उसका हाथ पकड़कर उठाना चाहा तो उसने तुरंत हाथ छुड़ा लिया। नहीं नहीं, तुम्हारे मस्तिष्क में अवश्य ही कोई नई चाल आई है। मैं अब यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर यहीं बैठो, कहकर वो शीघ्र ही चली गई। जतिन और पटेल दोनों चचेरे भाई बहन हैं। दोनों की आयु में केवल एक दिन का फर्क है। पटल जतिन से एक दिन बड़ी है। इस एक दिन का पटल के लिए बहुत महत्व है। ये दिन उसे जतिन से बड़े होने का एहसास कराता है, परंतु जतिन के लिए इस एक दिन का अंतर कोई बड़ी बात नहीं है। वो पटल को पटल ही बुलाता है क्योंकि बचपन से साथ खेलते खेलते आ रहे हैं, एक साथ खाना पीना, खेल कूद करना, फिर भी छोटे बड़े का अंतर। जबकि पटल की सदैव यही शिकायत रहती थी कि दीदी क्यों नहीं बुलाता। पिता या चाचा के पास उसकी तरफ से पटल की यही शिकायत जाती थी। वे जतिन को डांटते तो पटल को बहुत अच्छा लगता, परंतु जतिन ज्यों का त्यों रहता। फिर 2 दिन पश्चात पटल पटल बोलना आरंभ कर देता। पटल सोचती, एक ही तो छोटा भाई है, वो भी दीदी नहीं बुलाता। शरीर से भारी और सदैव हंसी ठिठोली में मस्त रहने वाली लड़की है पटल। समाज की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उसकी हंसी को रोक सके। सास के समक्ष भी उसने कभी हिचकिचाहट नहीं की। प्रत्येक बात में, प्रत्येक स्थिति में हंसने और मुस्कुराने का मौका ढूंढ लेना उसकी खासियत थी। आरंभ में उसका व्यवहार लोगों की चर्चा का विषय था, परंतु धीरे धीरे ये बात सबकी समझ में आ गई। अब वही कहते, उसका स्वभाव ही ऐसा है। पटल अपने इर्द गिर्द कहीं भी उदास मन, उदास चेहरा, कोई चिंता या उदासी सहन नहीं कर पाती थी। चटपटी बातों और हंसी ठिठोली से उसके चारों तरफ की वायु में प्रसन्नता की लहर छा जाती। पटल के पति हरकुमार बाबू डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। वे बिहार से स्थानांतरित होकर कलकत्ता के आबकारी विभाग में आए हैं। प्लेग के भय से
बाली में एक बंगला किराए पर लेकर रहते हैं, वहीं से कलकत्ता आते जाते रहते हैं। आबकारी की देखभाल के लिए उन्हें प्रायः बाहर रहना पड़ेगा। पटल अकेली हो जाएगी, यही सोचकर गांव से माँ और एक दो रिश्तेदारों को लाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच जतिन अपनी बहन के बुलाने पर हफ्ते भर के लिए यहाँ आ गया। उसने अभी अभी डॉक्टरी की परीक्षा उत्तीर्ण की है और अभी अपना कार्य भी आरंभ नहीं किया है। कलकत्ता की संकीर्ण गली से निकलकर जतिन पेड़ पौधों के मध्य छायादार और निर्जन बरामदे में बैठा फागुन की दोपहरी के रस में डूबा हुआ था। आज पहला ही दिन था कि पटल ने विवाह की बात लेकर उससे लड़ना आरंभ कर दिया। पटल के जाने पर जतिन दोबारा कुछ क्षण के लिए बेफिक्र होकर आराम से बैठा। लकड़ी बीनने वाली लड़की की बात से उसका मन बचपन में सुनी परियों की कहानियों के चारों ओर घूमने लगा। इस बीच फिर पटल के हंसने की आवाज़ सुनकर हैरान हो गया। पटल ने एक लड़की का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती खींच कर लाते हुए उसे जतिन के समक्ष हाजिर किया और बोली, ओह कुड़ानी, ज़रा देख तो मेरा भाई कैसा है। वो लड़की बिना किसी हिचकिचाहट के जतिन को देखने लगी। पटल ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्यों, खूबसूरत है ना। जतिन तमतमाया हुआ अपनी कुर्सी से उठा और बोला, पटल क्या बचपना कर रही हो। मैं बचपना करती हूँ या तुम अभी से वृद्ध हो गए हो? तुम्हारी आयु तो जैसे गिनती से बाहर है। जतिन वहाँ से भाग गया। पटल उसके पीछे पीछे भागती हुई बोली, ओ जतिन, अरे भाग कहाँ रहे हो? अभी अभी वरमाला नहीं डालनी होगी। फागुन चैत में कोई लगन नहीं है, अभी भी काफ़ी समय है। पुरानी नाम की वो लड़की हक्की बक्की सी खड़ी थी। उसके कुछ समझ में नहीं आया। यदि कहा जाए तो अज्ञानी की तरह पलकें झपका रही थी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसकी आयु लगभग 16 साल की होगी। दुबली पतली साधारण सा चेहरा। हालांकि चेहरे के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसमें एक ऐसा गुण है जो देखते ही जंगल की हरिणी का स्मरण हो आता है। वो बहुत ही सीधी है, इतनी सीधी कि कई बार बुद्धिहीन कहने को मजबूर हो जाना पड़ता है। वो सीधी है परंतु बेवकूफ़ नहीं है। सीधी है यानी चालाकी से बिल्कुल दूर है। उसकी आत्मा निर्मल है। उसके इस सीधेपन ने उसके साधारण से चेहरे को भी एक विशिष्टता प्रदान कर दी है। संध्या को हरकुमार बाबू कोर्ट से वापस आए तो जतिन को देखकर बोले, अरे जतिन भाई वाह, तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ। तुम्हें ज़रा डॉक्टरी करनी पड़ेगी। जब हम पश्चिम में थे तो सूखा पड़ने के समय हमें एक लड़की मिली जिसका हम पालन पोषण कर रहे हैं। पटल उसे कुड़ानी कहकर बुलाती है। अपने माता पिता के साथ ये लड़की हमारे बंगले के समीप ही एक पेड़ के नीचे पड़े हुए थे। सूचना पाकर जब हम पहुँचे तब तक इसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए और इस लड़की के केवल कुछ ही श्वास शेष थे। पटल ने काफ़ी देखभाल की और कोशिश करके इसे बचाया है। इसकी जाति के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इस बारे में किसी की आपत्ति सामने आते ही पटल कहती है, वो तो ब्राह्मण है, एक बार मरकर फिर हमारे घर में पुनर्जन्म लिया है। उसकी पुरानी जाति धुलकर न जाने कहाँ चली गई। आरंभ में उसने पटल को माँ कहकर बुलाना शुरू किया था। पटल उसे धमकाती हुई बोली, खबरदार, जो मुझे माँ कहा दीदी बुलाना। पटल ने कहा, इतनी बड़ी लड़की के माँ कहने से स्वयं को वृद्ध अनुभव करने लगूंगी। लगता है उस अकाल के उपवासों के कारण या किसी दूसरे कारण से उसे रह रह कर कांटों की सी पीड़ा हो उठती है। तुम ज़रा अच्छी तरह देखकर बताओ कि असल में क्या है। और तुलसी, ज़रा कुड़ानी को यहाँ भेजना। कुड़ानी केश संवार रही थी। अधसंवरी चोटी पीठ पर डालकर हरकुमार बाबू के कक्ष में आकर खड़ी हुई। अपने हरिणी जैसे नेत्रों से दोनों को देखती रही। जतिन के संकोच भाव को देखते हुए हरकुमार बाबू बोले, बेकार में हिचकिचा रहे हो जतिन। ये देखने में समझदार लगती है परंतु दिमाग से बिल्कुल बच्ची जैसी है। शायद कमियों के कारण मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। तुम इसे नारी समझने की भूल ना करना, ये जंगल की हरिणी है। जतिन का डर कुछ कम हुआ। फिर वो अपनी डॉक्टरी ड्यूटी पूरी करने में लग गया। कुड़ानी ने ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अच्छी तरह निरीक्षण करने के पश्चात जतिन ने कानों पर से उपकरण उतारते हुए कहा, शारीरिक मशीनरी में तो कोई खराबी दिखाई नहीं दी। तभी पटल ने कक्ष में प्रवेश किया। उसने जतिन की बात सुन ली थी।
अतः तुरंत उसके नज़दीक आकर बोली, दिल की मशीन में भी कोई खराबी नहीं है, ज़रा इस दिशा से भी तो निरीक्षण करो। कहकर कुड़ानी के समीप जाकर उसकी ठोड़ी पकड़कर बोली, ओ कुड़ानी, मेरा ये भाई तुझे पसंद आया? कुड़ानी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। तू मेरे भाई से विवाह करेगी? पटल ने ताली बजाते हुए पूछा। उसने भोलेपन में हाँ में सिर हिलाया। हाँ। पटल और हर कुमार बाबू दोनों हंस पड़े। कुड़ानी इस हंसी टिटोली का मतलब नहीं समझी। उन दोनों को हंसते देखकर वो भी हंसते हुए मुंह से उनकी ओर देखती रही। जतिन शर्म से लाल हो गया। हड़बड़ाहट में बोला, ओ पटल, तुम बहुत जुल्म कर रही हो, ये बड़ा अन्याय है। हर कुमार बाबू, आपने पटल को बहुत अधिक सिर पर चढ़ा रखा है। हर कुमार बाबू ने जतिन के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए बोले, अरे भाई जतन, तुम तो जानते ही हो कि उसका स्वभाव कैसा है। वैसे एक बात तो है कि तुम कुड़ानी को जानते नहीं हो, इसलिए इतने चिंतित हो रहे हो। लगता है तुम स्वयं शर्मिंदा होकर कुड़ानी को भी शर्मिंदा होना सिखा दोगे। हम सब ने उसके बहाने हंसी ठिठोली की है। यदि तुम बीच में गंभीरता दिखाओगे तो ये उसके लिए एक अद्भुत और दुखी करने वाली बात होगी। फिर अचानक ही वो वहाँ से चला गया। इसलिए तो जतिन के साथ मेरी कभी पटती नहीं है, बचपन से बस लड़ाई ही चलती आ रही है। वैसे ये बड़ा गंभीर है, पटल ने शिकायती स्वर में कहा। बचपन में भी छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाया करता था। लगता है इसी कारण से तुम्हारी लड़ाई करने की आदत सी हो गई है। भाई तो चले गए, अब मैं तुम्हारे वश में आ गया। मुस्कुराते हुए हर कुमार बाबू ने कहा, अच्छा जी, मैं आपसे लड़ती हूँ, पटल ने घूरते हुए कहा। तुम्हारे साथ लड़ने में कोई मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं प्रयास भी नहीं करती। मैं आरंभ में ही घुटने जो टेक देता हूँ। बहुत बड़ा कार्य करते हो। आरंभ में ही घुटने न टेक कर अंत में घुटने टेकते तो मैं बहुत प्रसन्न होती। आखिर लड़ाई का कुछ तो लुत्फ आता। एक रेजियो भाग 2। रात्रि में अपने कक्ष में बिस्तर पर लेटे हुए जतिन सोच विचार में मगन था। जिस लड़की ने अपने माता पिता को भूखमरी में मरते देखा है, उसके जीवन पर कितनी भयानक छाया पड़ी होगी। इस निर्मम घटना से वो कितनी समझदार हो गई है। भला उसे लेकर क्या हंसी ठिठोली करनी चाहिए? ईश्वर ने कृपा करके उसकी अक्ल पर एक पर्दा डाल दिया है। यदि ये पर्दा हट जाए तो किस्मत के भयानक खेल की कैसी डरावनी सूरतें उसके समक्ष आ जाएंगी। अगले दिन संध्या को कुड़ानी को फिर वही पीड़ा हुई। पटल ने तुरंत जतिन को बुलाया। जतिन ने आकर देखा, पीड़ा से कुड़ानी के हाथ पैर जकड़े जा रहे हैं, सारा शरीर स्थिर है। उसने हर कुमार बाबू को दवाई लाने के लिए भेजा और पटल को बोतल में गर्म पानी लाने को कहा। पटल बोली, बड़े भारी डॉक्टर बने हो, पैर में ज़रा गर्म तेल की मालिश क्यों नहीं कर देते? देखते नहीं तलवे कैसे ठंडे से हो रहे हैं। जतिन रुगनी के पाँवों के तलवे में गर्म तेल की मालिश करने लगा। इलाज करते करते काफ़ी रात हो गई। हर कुमार बाबू कलकत्ता से लौटकर बार बार कुड़ानी का हालचाल पूछने लगे। पटल और जतिन कुड़ानी के ही कक्ष में थे। हर कुमार बाबू के बार बार आने से जतिन ने समझा संध्या को ऑफिस से लौटकर पटल की अनुपस्थिति से हर कुमार बाबू को बड़ी परेशानी हो रही है। लगातार कुड़ानी का हाल चाल पूछने का शायद यही मतलब है। जतिन ने कहा, हर कुमार बाबू परेशान हो रहे हैं, तुम जाओ पटल। परंतु पटल कौन सी कम थी, उसने उस अवसर को भी हाथ से नहीं जाने दिया और तुरंत व्यंग्य कसा, दूसरे की दुहाई तो तुम दोगे ही। परेशान कौन हो रहा है मैं भली भांति समझ रही हूँ। अब तो मेरे जाने से ही तुम्हें चैन पड़ेगा। वैसे कुछ भी कहो तो शर्म से लाल सुर्ख हो जाते हो। भीतर से कुछ बाहर से कुछ, तुम्हें भला कौन समझेगा। अच्छा बाबा, दुहाई तुम्हारी, तुम यहीं रहो। जतिन बनावटी क्रोध दिखाकर तमतमाने का सा नाटक करने लगा। मुझे माफ़ करो, तुम्हारा मुंह बंद रहने से ही मेरी जान बच सकती है। मैंने गलत समझा था। दरअसल हर कुमार बाबू शायद आज बहुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा अवसर उन्हें शायद मुश्किल से ही मिलता होगा। कुड़ानी ने जब थोड़ा विश्राम करके नेत्र खोले तो पटल बोली, तेरे नेत्र खुलवाने के लिए तेरे दूल्हे ने आज बड़ी देर तक तेरे पैर पकड़कर मिन्नतें की हैं। क्या इसीलिए आज इतने विलंब से नेत्र खोले? छी, अब उठ और उनके पैर छू, प्रायश्चित कर। कुड़ानी ने कर्तव्य का ज्ञान होने पर उसी समय गंभीरता से जतिन के पैर छुए। जतिन तेजी से कक्ष से बाहर चला गया।
अगले दिन से जतिन पर अच्छा भला हमला आरंभ हुआ। वो भोजन करने बैठा तो कुड़ानी आकर बिना हिचकिचाए पंखा झलकर मक्खियां उड़ाने लगी। जतिन बुरी तरह हड़बड़ाते हुए बोला, रहने दो, इसकी आवश्यकता नहीं है। कुड़ानी इस प्रकार मना किए जाने पर हैरान हुई और उसने मुंह मोड़कर पीछे वाले कक्ष की ओर देखा। इसके बाद फिर से पंखा झलने लगी। जतिन समझ गया कि इसके पीछे कौन है, अतः वो कक्ष के अंदर रहने वाली की ओर इशारा करते हुए बोला, पटेल, यदि तुमने मुझे इस प्रकार परेशान किया तो मैं भोजन नहीं करूँगा। ये लो, मैं खाता ही नहीं। ये कहकर जैसे ही उसने उठने का प्रयत्न किया वैसे ही कुड़ानी ने पंखा फेंक दिया। जतिन ने उसके मुंह पर तीखी वेदना की लकीर देखी। उसी पल मजबूर होकर वो पुनः बैठ गया। कुड़ानी कुछ नहीं जानती, वो लजाती नहीं है, वो पीड़ा को महसूस नहीं करती। वो इन सबसे अनभिज्ञ थी और अब तो इस बात का जतिन भी विश्वास करने लगा था। आज क्षण भर में देखा कि सभी नियमों के ही अपवाद होते हैं और ये अपवाद कब कैसे सामने आ जाए ये पहले से कोई नहीं जानता। कुड़ानी पंखा फेंक कर चली गई। अगले दिन प्रातःकाल जतिन बरामदे में बैठा था। पेड़ों के मध्य कोयल की कूक गूंज रही थी। वायु में आम के बौरों की खुशबू रची बसी थी। अचानक उसने देखा कि कुड़ानी चाय का कप हाथ में लिए असमंजस में खड़ी है। उसकी हरिणी जैसी आंखों में डर की छाया तैर रही है। उसे आशंका है कि कहीं उसके द्वारा चाय दिए जाने से जतिन खींच न जाए। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे और क्या नहीं। इस बात से जतिन को पीड़ा हुई और उसने स्वयं आगे बढ़कर चाय का कप उसके हाथ से ले लिया। उसी पल देखा बरामदे के दूसरे किनारे पर पटल अचानक से आई और बिना कुछ बोले हंसते हुए जतिन को घूंसा दिखाया, मानो कह रही हो, पकड़े गए ना बच्चों। उस दिन संध्या के समय जतिन एक डॉक्टरी पत्रिका पढ़ रहा था। इतने में फूलों की महक से हैरान हो सिर उठाकर देखा कि कुड़ानी मौलेश्वरी की माला लेकर कक्ष में आई। जतिन बौखलाया और मन ही मन में बोला, ये तो बड़ी ज्यादती हो रही है। पटल के इस निष्ठुर मनोरंजन को और ज्यादा बढ़ावा देना ठीक नहीं है। ये सोचकर उसने कुड़ानी से कहा, कुड़ानी, कितनी भोली हो तुम, इतना भोलापन भी ठीक नहीं। क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि तुम्हें लेकर तुम्हारी दीदी हंसी ठिठोली कर रही है? जतिन की बात पूरी होते होते कुड़ानी घबराई हुई सी लौटने लगी तो जतिन ने शीघ्र उसे बुलाकर कहा, कुड़ानी, जरा देखूं तो तुम्हारी माला। कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से माला ले ली। कुड़ानी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। बाहर से उसी समय तेज हंसने की ध्वनि सुनाई दी। अगले दिन प्रातःकाल कोई नई शरारत करने के इरादे से जब पटल जतिन के कक्ष में पहुंची तो देखा वहां कोई नहीं है। टेबल पर एक कागज रखा था जिस पर केवल इतना ही लिखा था, मैं चला, जतिन। अरे ओ कुड़ानी, तेरा दूल्हा तो भाग गया, तू उसे रोक नहीं सकी। बाहर आकर पटल ने बरामदे में खड़ी कुड़ानी की चोटी पकड़कर हिलाई, फिर घर के कार्यों में लग गई। कुड़ानी उसकी कही बात का मतलब समझने की कोशिश करती रही। उसे बात का मतलब समझने में कुछ वक्त लगा। वो स्थिर खड़ी एक टक शून्य में देखती रही, फिर धीरे धीरे जतिन के कक्ष में गई। उसका कक्ष खाली है। पिछली शाम को उसकी भेंट की हुई माला टेबल पर पड़ी है। हालांकि वो बसंती सुबह बहुत सुंदर और मन मोहने वाली थी, परंतु वो साधारण बालिका अपने जीवन का, अपने चारों तरफ के माहौल का कोई सही मतलब नहीं लगा पा रही थी। उसे सब कुछ एक मुश्किल पहेली जैसा लग रहा था। वो अचानक ही सोचने लगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ। उसके जाने से सुबह ये मकान सब अचानक वीरान क्यों हो गया? जिसमें समझने की क्षमता ही नहीं है, उसे किसने एकदम दिल की इस असहनीय पीड़ा के गहरे अंधेरे में उतार दिया? संसार की इस आसान और खुशियों से भरपूर राज्य में पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की चहचहाहट के बीच कौन उसे फिर से खींचकर उठा लाएगा? थोड़ी देर बाद अपने क्रियाकलापों को निपटाकर पटल कुड़ानी को ढूंढने लगी। वो उसे कहीं दिखाई न दी, न किसी कक्ष में, न बाग बगीचे में। कहाँ चली गई? उसने सोचा। तो अचानक ही उसे जतिन के कमरे का ध्यान आया। उसने जतिन के कमरे में जाकर देखा तो पत्थर सी होकर रह गई। उसने देखा
कुड़ानी जतिन के खाली कक्ष में उसकी चारपाई के पैर पकड़े जमीन पर पड़ी है। खुले बिखरे केश, तितर बितर कपड़ों वाली वो महिला मानो चुपचाप एकाग्रता की बोली में कह रही हो, ग्रहण करो, मुझे लो, मुझे ग्रहण कर लो। पटल आश्चर्यचकित होकर बोली, ये क्या हो रहा है कुड़ानी? परंतु उसकी आवाज़ सुनकर भी कुड़ानी हिली डुली नहीं, जैसी पड़ी थी वैसी ही पड़ी रही। पटल ने समीप जाकर जैसे ही उसे छुआ वो बिलखने लगी। पटल के मुंह से अचानक ही ये शब्द निकले, हरी करमजली, तूने तो अनर्थ कर दिया, तू तो मरी। भाग 3। पटल ने हरकुमार को कुड़ानी की स्थिति बताते हुए कहा, ये कैसा कष्ट आ पड़ा? तुम क्या कर रहे थे? तुमने मुझे मना क्यों नहीं किया ये सब करने से? तुम्हें इनकार करना मेरी कभी आदत नहीं रही, और इनकार करने पर भी क्या, उससे कुछ लाभ होता? तुम मानने वाली थी? तुम कैसे पति हो? यदि मैं गलती करती हूँ तो मुझे ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते? तुमने मुझे ये खेल खेलने क्यों दिया? सारा आरोप वो हरकुमार बाबू के माथे मढ़ने को तैयार हो गई। ये कहकर वो भागती हुई ज़मीन पर लौटती बालिका के पास पहुंची और उसे कर्ण से लगाकर बोली, मेरी प्यारी बहना, तू अपनी सभी बातें मुझे विस्तार पूर्वक बता। परंतु सीधी सादी बालिका के पास ऐसे शब्द ही कहाँ थे जो अपने दिल की पीड़ा को खोल कर रखती। वो एक कही न जा सकने वाली पीड़ा अपनी छाती में दबा कर पड़ी रही। वो पीड़ा क्या है? दुनिया में किसी और को ऐसी पीड़ा होती है या नहीं? लोग उसे क्या कहते हैं? कुड़ानी उसके बारे में अनभिज्ञ है। वो केवल अश्रु बहा सकती है। अपने मन के दुख को दिखाने का कोई दूसरा मार्ग उसके पास नहीं है। पटल उसके गले में बाजू डालकर बोली, कुड़ानी, ओ कुड़ानी, मेरी बहन, तेरी इस स्थिति की जिम्मेदार मैं हूँ। परंतु मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी ये हंसी ठिठोली तेरी ये हालत कर देगी। आखिर आखिर तूने मेरी बात पर भरोसे ही क्यों किया? अच्छा चल अब उठ। परंतु उसकी बातों पर तू इस तरह भरोसा कर लेगी, ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। तूने ये भूल क्यों की? कुड़ानी, एक बार सिर उठाकर अपनी दीदी की तरफ देख, उसे क्षमा कर दे। लेकिन कुड़ानी का मन व्यथित था। उसने पटल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, बल्कि हाथों से चेहरा ढककर पड़ी रही। तब पटल ने धीरे धीरे उसके गले से अपना हाथ हटा लिया और उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। वहां खड़े खड़े फागुन की धूप में चमकते सुपारी के पेड़ को देखकर उसकी दोनों आंखों से अश्रु बहने लगे। अगले दिन कुड़ानी नजर नहीं आई। पटल उसे बड़े प्यार से आभूषणों और वस्त्रों से सजाती थी। हालांकि वह स्वयं अस्त व्यस्त रहती थी और अपनी साज सज्जा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, परंतु अपने सारे अरमान वो कुड़ानी को सजा सजा कर पूरे कर लेती थी। पटल आज जैसे ही उसके कक्ष में पहुंची तो हैरान रह गई। वे सारे आभूषण वस्त्र कुड़ानी के कक्ष में जमीन पर पड़े हुए हैं, जिन्हें पहनाकर पटल उन्हें सजाती थी। हाथ के कंगन, चूड़ियां, नाक की लौंग तक निकाल कर वहां फेंक गई थी। पटल का सारा लाड़ प्यार मानो उसने अपने शरीर से हटाने का प्रयास किया हो। भाग 4। हरकुमार बाबू ने कुड़ानी को ढूंढने के लिए पहले तो खुद भाग दौड़ की, परंतु जब उसका कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। परंतु उस समय प्लेग की रोकथाम के भय से इतने लोग इतनी तरफ भाग रहे थे कि उन भागते हुए लोगों में से एक खास व्यक्ति को ढूंढना पुलिस के लिए काफ़ी कठिन था। कई दिन बीत गए। हरकुमार बाबू को 2 बार पुलिस स्टेशन बुलाया गया कि वे आकर कुड़ानी की शिनाख्त कर लें, परंतु पाई गई लड़की कुड़ानी नहीं थी। इसी में इतना वक्त बीत गया कि अब तो उन्होंने कुड़ानी के मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। प्रकृति की गोद से उन्होंने उसे पाया था, प्रकृति की गोद में ही जाकर वो फिर छिप गई थी। उधर जतिन को काफ़ी भाग दौड़ करने के पश्चात प्लेग अस्पताल में डॉक्टर की नौकरी मिली थी। एक दिन दोपहर को घर से भोजन करके जब वो अस्पताल पहुंचा तो सुना महिला वार्ड में एक नई मरीज आई है। पुलिस उसे रास्ते से उठा लाई है। जतिन उसे देखने गया। उस युवती का अधिकांश मुंह चादर से ढका हुआ था। जतिन ने पहले उसका हाथ उठाकर नब्ज देखी। ज्वर अधिक नहीं था, परंतु कमजोरी बहुत थी। ठीक से देखने के लिए जब मुंह से चादर हटाई तो हैरान रह गया।
वो कुड़ानी थी। पटल से बीते दिनों में वो कुड़ानी के विषय में सब कुछ जान चुका था। बिना कहे मन के भावों की छाया से घिरी उसके हरिणी जैसे नेत्र प्रायः कार्य के बीच बीच में जतिन के ध्यान में आ जाते और उसे बेचैन कर देते। आज रुग्ण नेत्रों की लंबी छाया ने कुड़ानी के सूखे गालों पर एक काली रेखा डाल दी है। कुड़ानी की हालत देखकर जतिन को ऐसा लगा मानो उसके दिल को किसी ने एकाएक मुट्ठी में दबा लिया हो। इस नाजुक सी लड़की को गढ़कर ईश्वर ने क्यों तूफान में बहा दिया। आज वो कोमल काया रुग्ण होकर बिस्तर पर पड़ी है। इस छोटी सी उम्र में इसने इतनी कठिनाइयों का बोझ कैसे झेला होगा। जतिन भी इसके जीवन में उठकर एक संकट बनकर ही आया था। उसने भी तो उसे पीड़ा ही दी थी। रुकी हुई गहरी श्वास जतिन के दिल के दरवाजे को खटखटाने लगी, परंतु उस चोट से उसके दिल के तार में सुख का संगीत बजने लगा। वो इश्क जो संसार में मुश्किल से मिलता है, वो इश्क जतिन को बिना मांगे ही फागुन की एक दोपहरी में खिले हुए फूल के समान अचानक स्वयं उसके पांवों पर आ गिरा था। वो इश्क जो इस तरह मृत्यु के दरवाजे पर आकर होश खो बैठता है। जतिन कुड़ानी के समीप बैठकर उसे थोड़ा थोड़ा गर्म दूध पिलाने लगा। दूध पीते पीते काफी वक्त के पश्चात उसने गहरी श्वास लेकर नेत्र खोले। जतिन की ओर देखकर मानो किसी भूली बात को स्मरण करने का प्रयास करने लगी। जतिन ने जब उसके सिर पर हाथ रखकर उसे कुड़ानी कहकर बुलाया तो उसकी बेहोशी का अंतिम तार अचानक टूट गया। जतिन को उसने पहचान लिया और तभी उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बह निकली। वे अश्रु किस संदर्भ में आए थे कहना कठिन था। प्रसन्नता या दुख, दोनों स्थितियों में अश्रु अपनी उपस्थिति प्रकट करते हैं। ये बात अश्रुओं का स्वामी ही बेहतर जानता है कि ये किस संदर्भ में आए हैं। अन्य किसी के लिए तो अनुमान लगाना भी मुश्किल होता है। जतिन ने बड़े प्रेम और आत्मीयता से कहा, कुड़ानी, ये शेष बचा दूध भी पी लो। कुड़ानी थोड़ा उठी और कप के ऊपर से जतिन के मुंह को टकटकी लगाए देखते हुए चुपचाप शेष बचा हुआ दूध भी धीरे धीरे पी गई। नौकरी के चलते अपने कर्तव्यों को पूरा करने के विचार से जतिन जब वहां से उठकर चलने लगा तो डर और उदासी से कुड़ानी के दोनों नेत्रों में अजीब सी बेचैनी होने लगी। जतिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे सांत्वना देते हुए कहा, मैं भी वापस आऊँगा, तुम भयभीत ना हो। मैं डॉक्टर हूँ ना, इसलिए दूसरे मरीजों को भी देखना है। यदि तुम्हारे पास ही बैठा रहा तो अच्छा नहीं होगा। जतिन ने अधिकारियों को सूचना दी कि इस अभी अभी लाई गई मरीज को प्लेग नहीं हुआ है, वो भूख की वजह से कमज़ोर हो गई है। यहाँ अन्य प्लेग के मरीजों के साथ रहना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसे किसी अन्य स्थान पर भेजा जाए। दूसरा स्थान उसकी नज़र में उसका अपना घर ही था और फिर काफ़ी प्रयास करने के पश्चात वो कुड़ानी को वहाँ से दूसरे स्थान ले जाने की अनुमति प्राप्त कर सका और उसे अपने घर ले आया। पटल को सभी बातें लिखकर एक पत्र वो पहले ही भेज चुका था। उस दिन संध्या के समय रोगिणी और डॉक्टर के अतिरिक्त कक्ष में कोई नहीं था। एक कोने में मिट्टी के तेल की बत्ती जल रही थी जो मध्यम प्रकाश फैला रही थी। ब्रैकेट के ऊपर रखी हुई घड़ी शांत कक्ष में टिक टिक की ध्वनि करती पेंडुलम हिला रही थी। जतिन कुड़ानी के माथे पर हाथ रखकर बोला, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है कुड़ानी? कुड़ानी ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और जतिन के हाथ को अपने माथे पर ही दबाकर रख लिया और नेत्र मूंद लिए। जतिन ने दोबारा पूछा, इस तरह विश्राम मिलता है क्या? हाँ। तुम्हारे कंठ में ये क्या है कुड़ानी? कुड़ानी ने शीघ्र ही साड़ी खींचकर उसे ढकने का प्रयास किया। जतिन ने देखा वो एक मौलश्री के फूलों की सूखी माला थी। कुड़ानी के छिपाने से उसे स्मरण हो आया कि वो कैसी माला है। घड़ी की टिक टिक के बीच बिना कुछ बोले जतिन सोचने लगा। कुड़ानी का ये पहला छिपाने का प्रयास है।
अपने मन के भावों को छिपा कर रखने की ये उसकी प्रथम कोशिश थी। कुड़ानी तो मासूम बच्चे जैसी थी। वो कब दिल के बोझ से दबी हुई युवती बन गई। सूर्य की किन किरणों की रोशनी से, किस उत्ताप से उसकी बुद्धि के ऊपर का समस्त कोहरा छट गया और उसकी शर्म, शंका तथा पीड़ा एकाएक सामने आ गई। कुड़ानी के बारे में सोचते सोचते काफी रात बीत गई और न जाने वहीं बैठे बैठे वो कब सो गया। सहसा किवाड़ खोलने की ध्वनि से हैरान हो उठा। उसने देखा पटल और हर कुमार बाबू एक बड़ा सा पर्स लिए किवाड़ के समीप खड़े हैं। हर कुमार बाबू ने इतनी रात को आने का कारण बताते हुए कहा, तुम्हारा पत्र पाकर कल प्रातः काल आने का कार्यक्रम बनाया था, परंतु आधी रात्रि को पटल ने उठाकर कहा, मेरा मन नहीं मानता, अभी जाना होगा। काफ़ी समझाने पर भी मैं पटल को रोक नहीं सका। उसी समय किराए की गाड़ी लेकर चला आया। पटल ने हर कुमार बाबू से कहा, चलो तुम जतिन के बिस्तर पर जाकर लेट जाओ। हर कुमार बाबू थोड़ी सी आनाकानी का दिखावा करके जतिन के कक्ष में जाकर लेट गए और उन्हें लेटते ही नींद आ गई। पटल जतिन को कक्ष के एक तरफ ले गई और पूछा, कोई आशा है? जतिन कुड़ानी के समीप गया और उसकी नाड़ी देखकर बोला, कोई आशा नहीं है। कुड़ानी के नेत्रों से अपने को छिपाते हुए पटल ने जतिन को एक तरफ बुलाकर कहा, जतिन सच बोलो, क्या तुम कुड़ानी से प्रेम नहीं करते? जतिन ने पटल को कोई उत्तर नहीं दिया और कुड़ानी के बिस्तर के पास जाकर बैठ गया। उसका हाथ पकड़कर हिलाया और बोला, कुड़ानी, कुड़ानी। कुड़ानी ने नेत्र खोले, मुंह पर एक शांत और मीठी हंसी की झलक लाते हुए कहा, क्या जी? कुड़ानी, अपनी ये माला मेरे गले में डाल दो। कुड़ानी निर्निमेष अनजान नजरों से जतिन के चेहरे को देखती रही। क्या अपनी माला मुझे नहीं दोगी? जतिन का ये प्यार पाकर कुड़ानी के मन में पहले मिले अनादर के लिए थोड़ा सा अभिमान जाग उठा। उसने कहा, क्या लाभ? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ कुड़ानी। उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा। सुनकर कुड़ानी थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसके नेत्रों से लगातार अश्रु बहने लगे। जतिन उसके पास सिर झुकाकर घुटने मोड़कर बैठ गया। कुड़ानी ने अपने गले से माला उतारी और जतिन के गले में पहना दी। अब पटल उसके पास आई और बोली, कुड़ानी। कुड़ानी का मुरझाया मुंह मानो खिल उठा। वो बोली, क्या दीदी? पटल ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहा, अब तो तुम मुझसे नाखुश नहीं है न बहन? कुड़ानी ने कोमल मुस्कुराती हुई आंखों से उसे देखा। नहीं दीदी। जतिन, तुम कुछ देर के लिए उस कक्ष में जाओ। जतिन के दूसरे कक्ष में जाने के पश्चात पटल ने बैग खोला और कुड़ानी के सभी वस्त्र और आभूषण निकाले। उसे बिना अधिक हिलाए डुलाए एक लाल बनारसी साड़ी बड़ी सावधानी से उसके मैले कपड़ों के ऊपर लपेट दी। फिर धीरे धीरे एक एक चूड़ी उसके हाथ में डालकर दोनों हाथों में 2 कंगन भी पहना दिए। फिर जतिन को बुलाया। जतिन के आते ही पटल ने उसे बिस्तर पर बिठाया और उसके हाथ में कुड़ानी का एक सोने का हार दिया। जतिन ने धीरे से कुड़ानी का माथा उठाया और उसे हार पहना दिया। सुबह की किरणों ने आकर जब कुड़ानी के मुंह का स्पर्श किया तब वो उस रोशनी को देख नहीं पाई। उसके प्रसन्न चेहरे की कांति को देखकर लगा उसका देहावसान हो गया है। वो सुख सपनों के गहरे सागर में डूबी हुई है। जब उसके शव को ले जाने का वक्त समीप आ गया तो पटल उसके गले से लिपट कर बिलखती हुई बोली, बहन, तेरे बड़े भाग हैं। जीवन से तेरा देहावसान ही सुखदाई है। जतिन कुड़ानी को उस चुपचाप और स्नेह युक्त मृत्यु के रूप को देखता हुआ सोचने लगा, कुड़ानी जिसका धन थी उन्होंने ही उसे ले लिया, मुझे भी वंचित नहीं किया। ये थी arparejo.com की प्रस्तुति।